हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होगे, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होगे। देखिए, बोर्ड एग्जाम के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं और हर एक स्टूडेंट ये चाहता है कि बोर्ड एग्जाम से पहले पहले एक ऐसी क्लास मिल जाए जिसमें फिजिक्स के जितने भी फार्मूलाज हैं उनको रिवाइज कराया जाए। तो आज हम आपको बोर्ड एग्जाम से पहले पहले सारे के सारे फार्मूलाज फिजिक्स के रिवाइज कराने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये रिवाइज ही नहीं कराएंगे, हम आपको बताएंगे कि फार्मूलाज को कैसे न्यूमेरिकल में यूज़ किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि न्यूमेरिकल आपसे तब तक नहीं होंगे जब तक आपको फार्मूलाज याद नहीं होंगे। तो फार्मूलाज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स। अगर आपको न्यूमेरिकल करना है तो आपको फार्मूलाज आने चाहिए। ठीक है, देखो पहले चैप्टर, हमारा पहला चैप्टर फिजिक्स का, क्लास 10 फिजिक्स का है कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर जो पहला मैंने यहाँ पर फार्मूला रखा हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बार जो है क्या है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। 1 नंबर में कहता है कि वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f, यहाँ पर f होगा। ठीक है, तो फोकस दूरी f में क्या संबंध होता है। तो आपको याद रखना है कि वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में संबंध होता है r बराबर 2f। क्या होता है बेटा, r बराबर 2f। इसका आप ऐसे भी कर सकते हो, f को यहाँ पर रोक लो, ये 2 गुणा में तो r के बटे में पहुंच जाएगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ना इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो आपको याद रखना है कि वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध होता है r बराबर 2f। जब आपको वक्रता त्रिज्या दी जाए तब आप फोकस दूरी निकाल सकते हो, जब आपको फोकस दूरी दी जाए तब आप वक्रता त्रिज्या निकाल सकते हो। तो इस फार्मूला का यूज़ कब करना है, जब वक्रता त्रिज्या निकालनी हो या जब फोकस दूरी निकालनी हो। ठीक है, इन 2 चीज़ों में से आपको एक चीज़ दी जाएगी और दूसरी चीज़ पूछी जाएगी, तो आपको ये फार्मूला यूज़ करना है। चलिए, इसके नीचे देखिए मैंने फार्मूला रखा हुआ है लेंस का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, देखो फार्मूला होगा लेंस का। तो लेंस के लिए हम फार्मूला लगाते हैं 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। फार्मूला है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। अब देखो f क्या है, f फोकस दूरी होती है लेंस की। देखो f है लेंस की फोकस दूरी, b क्या है, b प्रतिबिंब की स्थिति है। ठीक है, u क्या है, u वस्तु की स्थिति होती है। स्थिति का मतलब कि वस्तु कहाँ पर है कि नहीं, और प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब कहाँ पर है, प्रतिबिंब कहाँ पर है, आगे है पीछे, ये चीज़ें जो है इससे पता चलती हैं। f फोकस दूरी, b प्रतिबिंब की स्थिति, u वस्तु की स्थिति। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। ठीक है, अब देखो दर्पण के लिए आओ भाई। देखो दर्पण के लिए फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। इसमें और इसमें अंतर क्या है, केवल माइनस प्लस का अंतर है। देखो इसमें क्या है, लेंस में माइनस होता है और दर्पण में होता है प्लस। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, आपको जो है इसकी पीडीएफ भी दी जाएंगी। इतना आपके लिए कर रहे हैं तो आप जो है एक लाइक नहीं कर सकते हो, लाइक तो कर दीजिएगा, और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। ठीक है, चलो, और यहाँ पर भी देखो u b f वही रहेगा। ठीक है, f फोकस दूरी, b प्रतिबिंब की स्थिति, u वस्तु की स्थिति। ठीक है, आगे देखिए मैंने एक फार्मूला रखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। फार्मूला हमारा है कि n बराबर c/b। ठीक है, ए फार्मूला होता है n बराबर c/b। n क्या है बेटा, n आपका है अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। याद रखेगा n क्या है बेटा, अपवर्तनांक होता है। n को अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित करते हैं। और c क्या है, c है निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात यानी वायु, वायु में प्रकाश की चाल। अच्छा बताओ, वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये जो है ना, ये होती है वायु में प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल कभी कभार पूछी जाती है तो इतनी होती है, याद रखेगा। चलिए, और आगे ये बी क्या है, बी है माध्यम में प्रकाश की चाल। क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल। जैसे यहाँ पर क्या है, कांच है हमारे पास, मान लीजिए कांच है ये, और कांच में मैंने क्या किया, एक किरण जो है गुजारी, तो यहाँ पर जो है इसकी चाल थी 3 × 10⁸। बाकी इसका यहाँ से जो है हुआ तो इसकी चाल जो है कम हो जाएगी, है कि नहीं, कम हो जाएगी, तो इसी चाल को हम बी कहेंगे। यानी कि इस माध्यम में जो प्रकाश की चाल होगी उसे हम बी से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसके आगे मैंने एक फार्मूला रखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देखो फार्मूला क्या है, फार्मूला है WNG बराबर ANG/ANW। अच्छा, WNG क्या है, WNG होता है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। देखो W का मतलब होता है वाटर, वाटर यानी जल। ठीक है, A का मतलब होता है एयर, एयर माने हवा, AIR, एयर माने हवा होता है, तो इसे हवा को वायु कह सकते हैं। तो देखो A माने वायु, W यानी जल, वाटर, और G क्या है, G है ग्लास, ग्लास यानी कांच। ठीक है, देखो जिसके सापेक्ष बोला जाता है उसको ऊपर रखते हैं। देखो यहाँ पर ये क्या है, जल के सापेक्ष, जिसको ऊपर रखा गया वही सापेक्ष है। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर वायु, ए वायु है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, जिसके सापेक्ष बोला जाता है उसको ऊपर रखा जाता है। ठीक है, चलो
ये है यहाँ पर पूरा का पूरा, ठीक है। ANG है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और ANW है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक है। देखो वायु के सापेक्ष A के सापेक्ष किसका, कांच का यानी ग्लास का अपवर्तनांक, ऐसे है, ठीक है। अब इसके बाद जो है आगे देखते हैं। देखो आगे मैंने यहाँ पर फॉर्मूलास को रखा हुआ, देख लीजिए। n बराबर होता है साइन आई अपॉन साइन आर। n बराबर फॉर्मूला देख लीजिए, n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। फॉर्मूला बहुत ही बढ़िया है। देखो क्या है यहाँ पर, आई क्या है, आई है आपतन कोण और आर क्या होता है, अपवर्तन कोण होता है। अच्छा साइन क्या है, साइन को जया कहते हैं हिंदी में, साइन को हिंदी में क्या कहते हैं, जया। तो आपतन कोण, आई आपतन कोण, तो आपतन कोण की जया। आर अपवर्तन कोण, तो अपवर्तन कोण की जया, ठीक है। तो ये है n बराबर, n क्या है, अपवर्तनांक है, आपको बताया। तो अपवर्तनांक बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। आगे देखिए अगला फार्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं कि दर्पण हेतु आवर्धन सूत्र। आवर्धन का सूत्र क्या होता है दर्पण के लिए, दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर आई अपॉन ओ बराबर माइनस बी अपॉन यू। ये तीनों जो है आपस में बराबर होते हैं। देखो m क्या है, m आपका आवर्धन है, m यानी आवर्धन। I क्या है, I है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। और O क्या है, वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब के साइज को I से प्रदर्शित करते हैं, वस्तु के साइज को O से प्रदर्शित करते हैं। और B और U यही है वस्तु की स्थिति, ये क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, और ये वस्तु की स्थिति, ठीक है। इस तरीके से समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो। आगे देखिए ये दर्पण के लिए था, अब आपको लेंस के लिए क्या होगा, तो लेंस के लिए देख लीजिए यहाँ पर, लेंस हेतु आवर्धन सूत्र। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल वही होगा। देखो ये दर्पण के लिए जब कहेगा तो ये आपको माइनस लेना है, और जब लेंस के लिए कहे तो आपको माइनस नहीं लेना है। बस ये बी अपॉन यू कर दो, बस। यहाँ पर देखो दर्पण के लिए माइनस है और लेंस के लिए माइनस नहीं है, बस यही अंतर होता है, ठीक है। चलो अब बस इतने ही जो आपका चैप्टर 1 है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, इतने ही फार्मूला है, 6 फार्मूला है लगभग, ठीक है। 6 फार्मूला से ऊपर ज़्यादा फार्मूला नहीं है, बस इन्हीं को जो है कंटेस्ट कर लो, याद कर लो, ठीक है। आगे देखिए अगला आपका चैप्टर हो जाता है स्टार्ट, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ये चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। इसमें देखो फार्मूला वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट हर बार लगता है, और आपको पता भी है, पीछे ही आपने पढ़ा है। देखो क्या होता है, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। लेंस का होता है, याद रखिएगा, नेत्र है तो नेत्र में चश्मा कैसा होता है, लेंस का होता है, दर्पण का थोड़ी ना होता है, तो लेंस का होता है, इसलिए लेंस का फॉर्मूला यहाँ पर लगाते हैं हम, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। और u b f आपको पता है, ये b क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, u वस्तु की स्थिति, f फोकस दूरी। एक चीज़ है इसमें, देखिए इसमें एक प्रॉब्लम रहती है आप लोगों को कि अवतल दर्पण, अवतल लेंस होगा और उत्तल लेंस होगा तो माइनस होगा, UBF कैसा होगा, प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा डाउट में रहती है। यही चीज़ मैंने आपको बता दी है यहाँ पर। देखो यदि अवतल लेंस है या उत्तल लेंस है तो UBF सभी माइनस होंगे। अगर अवतल लेंस है या उत्तल लेंस है, कोई भी लेंस हो, आपको UBF माइनस में लेने हैं, ठीक है। और नीचे देखिए, और नीचे मैंने नोट करने वाली बात 2 रखी है कि यदि निकट दृष्टि दोष है तो U आपको माइनस इनफाइनाइट लेना है। कोई न्यूमेरिकल है उसमें निकट दृष्टि दोष है तो आपको अपने तरफ से U जो होगा वो माइनस इनफाइनाइट पर होगा। ये चीज़ आपको जो है लिखनी होगी। जब निकट दृष्टि दोष हो किसी न्यूमेरिकल में तो U याद रखिएगा, U बराबर माइनस इनफाइनाइट। तो U का मान हमेशा माइनस इनफाइनाइट होगा जब निकट दृष्टि दोष होगा तब, और जब दूर दृष्टि दोष होगा तो आपका जो U होगा वो -25 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। निकट के लिए आपको लेना है U बराबर माइनस इनफाइनाइट, दूर के लिए U बराबर -25 लेना है। न्यूमेरिकल करते टाइम यही करना होगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद देखिए अगला जो मैंने फार्मूला रखा हुआ दूसरा इसका फार्मूला है P बराबर 100/f, P बराबर 100/f। अब यहाँ पर देखो P क्या है, P है लेंस की क्षमता, P क्या है बेटा, लेंस की क्षमता, और F तो आपको पता ही फोकस है। और देखो याद रखिएगा लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। बोर्ड एग्जाम में कभी कभार 1 नंबर में आता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है बेटा, डायोप्टर होता है, समझ गए, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए कि P बराबर हमने लिखा 100/f, किसमें लिखा, सेंटीमीटर में। अगर मान लीजिए मीटर में हमको क्षमता निकालनी हो, देखो ये क्षमता जो है सेंटीमीटर में है, अगर मान लीजिए मीटर में निकालनी है तो क्या करना होगा, 100 नहीं लिखना है तो आपको, तो 1/f हो जाएगी, ये मीटर में आएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए क्षमता आपको मीटर में
जैसे कि f है, f किस में है, मीटर में है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। जब f सेंटीमीटर में होगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद इसमें एक और फार्मूला यूज़ होगा, देख लीजिए। यहाँ पर एक फार्मूला होता है n बराबर साइन इंटू ए प्लस लेमडा m अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2। यहाँ पर देखो ध्यान से, n क्या है, n अपवर्तनांक है, मैंने बताया था आपको। साइन जया है, a क्या है, a प्रिज्म कोण है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ a क्या है, प्रिज्म कोण है। और लेमडा, इसे देखो ये वाला जो साइन होता है इसे लेमडा कहते हैं। और m का मतलब होता है मिनिमम, मिनिमम यानी कम। लाइटिंग ज़्यादा हो रही है, थोड़ी लाइटिंग कम कर लेते हैं। देखो, और m क्या मतलब क्या है, मिनिमम। देखो लेमडा m को कहते हैं विचलन कोण, अल्पतम। अल्पतम मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि m है, m माने मिनिमम। ठीक है, तो अल्पतम विचलन कोण यानी लेमडा m। ए प्रिज्म कोण, लेमडा m अल्पतम विचलन कोण, और ए क्या है बेटा, प्रिज्म कोण, मैंने आपको बताया है। ठीक है, n बराबर होता है साइन ए प्लस लेमडा m अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2। ठीक है, ये फार्मूला है प्रिज्म के लिए। चलो आगे देखिए, अगला चैप्टर हमारा 3 स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर जो 2 था उसमें इतने ही फार्मूले लगेंगे, 3 फार्मूले लगेंगे। अब देखो चैप्टर 3 जो आपका विद्युत है चैप्टर, इसमें फार्मूला थोड़े ज़्यादा हैं, बस उनको ध्यान से देखिएगा। देखो इसमें फार्मूला मैंने पहले नंबर पर रखा हुआ I बराबर क्यू अपॉन टी। I बराबर क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है, क्यू आवेश है, टी समय है, और I धारा है। धारा को I से प्रदर्शित करते हैं, समय को T से प्रदर्शित करते हैं, T यानी टाइम, और आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए ये बराबर फार्मूला याद रखिएगा, ये होता है। अगला फार्मूला देख लीजिए, अगला फार्मूला है Q बराबर NE। Q बराबर NE, Q आवेश है, N क्या है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आपको आवेश देगा और कहेगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, तब आपको Q बराबर NE फार्मूला लगाना है। NE, E क्या है, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, और E का मान याद रखेगा, E का मान जो है इतना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, Q बराबर NE फार्मूला होता है। चलो देखो अगला फार्मूला है तीसरा, कह रहा है कि B बराबर W अपॉन Q। B, अब B आया तो B क्या है, विभवांतर है। B क्या है, विभवांतर है, क्योंकि विभवांतर को याद रखेगा B से प्रदर्शित करेंगे। और W क्या है, W कार्य, W यानी कार्य, और वर्क। ठीक है, और Q क्या है, कूलाम है। तो B बराबर W अपॉन Q, ये भी फार्मूला देख लीजिए। ठीक है, अगला देख लीजिए फार्मूला, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत जो है न्यूमेरिकल में हर बार जो है फार्मूला यूज होता है ये वाला। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। R बराबर होता है B अपॉन आई। R बराबर B अपॉन आई। R क्या है बेटा, R प्रतिरोध है, प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं। B विभवांतर है, I धारा है। R बराबर B अपॉन आई, ये फार्मूला देख लीजिए, ये फार्मूला आपको यूज़ करना है, ये ओम का नियम है। ठीक है, ओम के नियम के हिसाब से R बराबर B अपॉन आई होता है। ठीक है, ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है न्यूमेरिकल्स में। अगला देख लीजिए फार्मूला मैंने रखा हुआ है, अगला भी फार्मूला देख लीजिए क्या है, कि रो इज इक्वल टू RA अपॉन L। ये जो साइन आपको दिख रहा है ना, ये P नहीं है, ये रो का साइन होता है, रो। अच्छा, रो क्या होती है, रो होती है प्रतिरोधकता। ये जो रो है वो है प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता अगर आपको निकालनी हो तो फार्मूला लगाना होगा RA अपॉन L। R आपको पता है प्रतिरोध है, A क्या है, A लंबाई है, नहीं A ना, A तार की मोटाई है, तार की मोटाई है। L क्या है, L लंबाई है, L तार की लंबाई है, A तार की मोटाई है, R प्रतिरोध है, और ये जो रो आपको दिख रहा है, रो है प्रतिरोधकता। ठीक है, क्या है, प्रतिरोधकता है, प्रतिरोध है, तार की मोटाई है, L तार की लंबाई है। ठीक है, समझ गए। चलिए देखिए, इसके बाद मैंने जो है इसके और जो है रखे हुए हैं, थोड़े फार्मूला और बचे हुए हैं, इनको देख लो। देखो ये फार्मूला है हमारे, देखो W बराबर देख लीजिए, W बराबर होता है V इंटू क्यू, V इंटू क्यू। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, या इसका फार्मूला ये भी लिख सकते हैं कि W बराबर BIT, क्योंकि आप देखो यहाँ पर कैसे आया, देखो W बराबर B इंटू क्यू, यही होता है फार्मूला, एक्चुअली यही फार्मूला जो है होता है। बाकी ये फार्मूला कैसे आ गया, ये फार्मूला ऐसे आया, देखो B है, B, क्यू की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, Q बराबर क्या था, Q बराबर क्या था, देखो यहाँ पर मैंने पीछे बताया था आपको, Q बराबर क्या था, देखो हमने बताया था, देखो Q यहाँ पर Q है ना, तो यहाँ से आप Q का मान निकाल सकते हैं। Q बराबर हो जाएगा I इंटू टी, I गुणा टी। ठीक है, I गुणा टी होता है। तो इस देखो यहाँ पर क्या है, कहाँ है भाई, ये है, देखो यहाँ पर
W बराबर B इंटू आई टी, ये Q है ना Q, इसकी जगह पर आई टी लिख देना है, क्योंकि आपको पता है I बराबर होता है Q अपॉन टी, Q अपॉन टी, और इसके बटे कुछ तो 1, क्योंकि आप 1 से गुणा करेंगे तो Q आएगा, I की गुणा होकर जाएगी तो आई टी आएगा। तो कहने का मतलब हमारे पास आ जाएगा Q बराबर आई टी, Q बराबर आई टी। तो यहाँ पर ये Q है ना, इसकी जगह पर आप I इंटू टी लिख सकते हैं, आई टी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर एक और फार्मूला है यहाँ पर इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि W बराबर आई स्क्वायर आर टी या W बराबर बी स्क्वायर टी अपॉन आर। ये फार्मूले आपके 4 हैं। अब 4 फार्मूले हैं, कहोगे कि चारों फार्मूले कैसे हो सकते हैं? ये फार्मूले आपको आवश्यकता अनुसार यूज़ करने होते हैं। ठीक है, जब जिसके फार्मूले की यूज़ होता है उसको वहीं पर यूज़ करते हैं। जब इसका यूज़ होगा तब हम इसे यूज़ करेंगे, जब इसका यूज़ होगा तब इसे हम यूज़ करेंगे। ठीक है, वो आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको पता चलेगा कब कैसे यूज़ होता है। अगला देख लीजिए, H बराबर होता है बी आई टी कैलोरी। ये H बराबर, H क्या है? H है ऊष्मा, हीटिंग, ऊष्मा। ठीक है, और इसका एक और फार्मूला होता है, एक ये फार्मूला होता है H बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये भी होता है, और एक होता है H बराबर बी स्क्वायर टी अपॉन आर। ठीक है, एक ये फार्मूला होता है, मतलब H के 3 फार्मूले होते हैं, W के 4 फार्मूले होते हैं। इसके बाद देखिए P बराबर होता है W अपॉन टी बांट। P क्या है? विद्युत सामर्थ्य है। P यानी विद्युत सामर्थ्य को P से प्रदर्शित करते हैं, और P बराबर होता है W अपॉन टी बांट। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर P बराबर हम B इंटू आई भी लिख सकते हैं, P बराबर आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं, और P बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर, ये भी फार्मूला होता है। P के भी 4 फार्मूले होते हैं, एक ये और एक ये 4 होते हैं। ठीक है, बाकी यही होता है, मेन यही फार्मूला है, इसी से जो है ये तीनों के तीनों फार्मूले बने हैं। ठीक है, चलो एक होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है यूनिट। ठीक है, याद रखिएगा, यूनिट अगर आपको निकालनी है, आपके घर में मान लीजिए आपको यूनिट निकालनी है, बिजली आती है तो आपको यूनिट निकालनी है, कितनी यूनिट खर्च है वो निकालना है, तो यूनिट बराबर होता है बाट गुणा घंटा गुणा समय बटा 1000। ठीक है, समय कितने समय तक जो है, मान लीजिए 4 दिनों के लिए आप निकाल रहे, 5 दिनों का निकाल रहे, 6 दिनों का, 1 महीने का, 1 साल का, आप यहाँ से जो है समय लिख सकते हैं, बाट गुणा घंटा गुणा समय बटा 1000। एक नंबर में कभी कभार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 यूनिट किसके बराबर होती है, तो याद रखेगा 1 किलो बाट घंटा के बराबर होती है 1 यूनिट। बाकी एक ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 यूनिट कितने जूल के बराबर होती है, तो 1 यूनिट होती है 36 गुणा 10 की पावर 5 जूल के बराबर, 36 गुणा 10 की पावर 5 जूल के बराबर होती है। ठीक है, इस तरीके से जो है, और इसके जो फार्मूले हैं, अब बस इतने ही फार्मूले बचे हैं। देखो ये बस यहाँ पर जो विद्युत चैप्टर है ना, इसके 2 फार्मूले और हैं, ये और ये। ठीक है, देखो यहाँ पर पहला फार्मूला होगा कि यदि R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। जब R1 R2 और R3 श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। जब R1 R2 और R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने कुछ प्रतिरोध लिए, R1 पहला प्रतिरोध, R2 दूसरा प्रतिरोध, R3 तीसरा प्रतिरोध है। ये यहाँ पर मान लीजिए 3 प्रतिरोध हमारे मैंने ऐसे करके लिख दिए। देखो यहाँ पर R1 है, यहाँ पर R2 है और ये R3 है। ये कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। श्रेणी मतलब सीधी रेखा में है, तो ऐसा ये श्रेणी क्रम में होता है। तो R1 R2 और R3 कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध यानी कुल प्रतिरोध जब आपको निकालना होगा तो R बराबर आप लगाएंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी इन तीनों प्रतिरोधों को जोड़ना पड़ेगा। इन तीनों जब आप प्रतिरोधों को जोड़ेंगे तब जाकर के आपको तुल्य प्रतिरोध मिलेगा। अगली कंडीशन होती है कि जब मान लीजिए R1 R2 और R3 समांतर क्रम में हैं तो क्या होगा। जब R1 R2 और R3 समांतर क्रम में जुड़े होंगे तो तुल्य प्रतिरोध R1/R बराबर होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये होगा तुल्य प्रतिरोध। कब होगा? जब समांतर क्रम में होगा। जब ये समांतर क्रम में जुड़े होंगे तो आपको फॉर्मूला लगाना है ये वाला। ठीक है, चलो आगे देखिए। अगला जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, चौथा चैप्टर कह रहा है कि चौथा चैप्टर क्या है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। हमारा चौथा चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसमें ज़्यादा फार्मूले नहीं यूज होते हैं, केवल दो तीन फार्मूले उनको देख लीजिए। पहला फार्मूला होता है चुंबकीय बल निकालने का। चुंबकीय बल F बराबर होता है BIL sin थीटा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभार ऐसा होता है न्यूमेरिकल जब आता है तो उसमें कहता है कि चुंबकीय बल कितना होगा, चुंबकीय बल ज्ञात कीजिए। तो चुंबकीय बल निकालने के लिए फार्मूला लगाते हैं हम F बराबर BIL sin थीटा। BIL sin थीटा। F क्या है? F आपका चुंबकीय बल है। जो B है, B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। I क्या है? I आपको पता है विद्युत धारा है। और L क्या है? L आपकी तार की लंबाई है। और थीटा आपको पता है कोण है। आपको थीटा दे देगा, आपको तार की लंबाई बता देगा, धारा बताएगा, विद्युत क्षेत्र देगा, आपसे बल पूछेगा।
कि चुंबकीय बल कितना होगा। या ऐसे भी हो सकता है कि चुंबकीय बल दे दे, धारा दे दे, तार की लंबाई दे दे, कोण दे दे और आपसे चुंबकीय क्षेत्र पूछे, तब भी आपको यही फॉर्मूला लगाना है। मतलब इन जो है 5 चीज़ों में से थीटा, एल, आई, बी, एफ में से कोई 4 चीज़ें देगा, आपको 5वीं चीज़ निकालनी पड़ेगी, मतलब 5वां जो होगा वो निकालना पड़ेगा। अगला देख लीजिए, लास्ट फार्मूला यही है, ठीक है। लास्ट फार्मूला हमारा है चुंबकीय क्षेत्र निकालने का फार्मूला। चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होता है 2 × 10⁻7 गुणा I/R टेस्ला, ये होता है। देखो यहाँ पर R क्या है, दूर स्थित बिंदु है, I आपकी धारा है। चुंबकीय क्षेत्र B क्या है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र को B से प्रदर्शित करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस तरीके से जो है मैंने आपको जितने भी फिजिक्स के फार्मूलाज थे, ठीक है, वो सभी के सभी बता दिए हैं। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपकी जो है हेल्पफुल आपके लिए रही होगी। तो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।